जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट का अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि 17 प्रैक्टिस सेट। 17 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या लिखा भाई? एक गोले और एक सिलेंडर की त्रिज्या 6 सेमी है। यदि उसके आयतन बराबर हो तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास चार विकल्प इस प्रकार दे रखे हैं: 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान प्रश्न दिख रहा है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस जो प्रश्न में लिखा वही करना है। आप प्रश्न को फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उससे पहले हमें उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए भी हमारे पास क्या लिखा भाई, गोलक। गोले का हमारे पास आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन यानी सिलेंडर लिखा, सिलेंडर का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। और दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा। और साथ में दे रखा भाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा। सबसे पहले पाई से पाई हमने काट दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास दोनों त्रिज्या बराबर, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बच गया, आर बच गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 4/3 आर बराबर एच। हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना, क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठ हमें निकालना है। तो देखिए भाई आर का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 6 सेमी। 3 का भाग 6 में 2 बार गया। इस प्रकार हमारे पास ऊंचाई आगे भी 8 सेंटीमीटर आ गई। अब ज्ञात करना बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। हमारे पास बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। हमें पाई को काम नहीं देना, क्योंकि विकल्प में पाई के रूप में ही पूछा, तो पाई को ऐसे ही रखेंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। आर की जगह हमारे पास परसेंट में दे देगा 6, और एच का मान अभी हम निकाल दे, कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए भाई, 8 × 6 कितना हो गया, 48। 48 × 2 हमारे पास हो गया 96 पाई, और सेंटीमीटर दे रखा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। इसी कड़ी में अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 12 सेमी ऊंची छड़ की छाया 8 सेंटीमीटर है। उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास चार विकल्प है, 72, 60, 65 और 70 मीटर। तो देखिए भाई हमारा पास पहला क्या दे रखा भाई, इस प्रकार दे रखा भाई, हमारे इसको बनाने की जरूरत भी नहीं। ये 12 सेंटीमीटर छड़ है, इसकी छाया हमारे पास कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर। मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि हमारा क्या बन जाए भाई, समरूप त्रिभुज बन जाए। इसी समय मतलब क्या होगा, उन्नयन कोण हमेशा एक ही समय पर बराबर होता है। इसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है, तो हमें ज्ञात करना भाई कि इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए भाई इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होगा, तो इस ऊंचाई क्या मालूम है, एच मान लूँ। तो देखिए भी हमारे पास होगा 12/8 ऊंचाई बट्टा छाया बराबर ऊंचाई बट्टा छाया हो गई। अब इसको हल कर लीजिए भी, 8 का भाग 40 में कितनी बार गया भाई, 5 बार गया। 5 को ऊपर 12 से गुणा कर लीजिए, हमारे पास आ गया 60 बराबर क्या आ गया, एच। किस में दे रखा भाई, मीटर में। तो इसकी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प बी राइट होगा। हमारा अगला प्रश्न त्रिकोणमिति पर आधारित क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। हमें चारों विकल्पों में से बताना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या फिर कोट थीटा। देखिए भी हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है, मैं लिख दूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में दे रखा है भाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए भाई ऊपर देखिए साइन दोनों मारा, नीचे कोस दोनों मारा, तो हम साइन और कोस कॉमन ले लें। तो देखिए भाई हम साइन कॉमन ले रहे, ये हमारा आ गया साइन थीटा। पीछे क्या बच गया भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या बच गया, कोस थीटा। यहाँ पे क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको फॉर्मूले याद रखने, मैंने आपको पहले ही बताया, आप त्रिकोणमिति चैप्टर में फिर से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से फॉर्मूला हमारे। देखिए फॉर्मूला हमारे इस प्रकार है कि अगर आ जाए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस किस के बराबर है भाई, ये बराबर है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। और इसके क्या बराबर भाई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा।
सबका मान क्या होता है, बराबर होता है, चारों एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या अभी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर -1 क्या है, बराबर है। तो इसको हमने काट दिया। पीछे क्या बच गया भाई हमारा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा का मान हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा। तो इस प्रश्न का आंसर क्यों हो गया, विकल्प सी हो गया। बहुत आसान प्रश्न दिख रहा था। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मस्य और लस्य कर्मश 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हैं तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भी हमें संख्याएं देने लगी, केवल हमें लस्य मस्य दे रखा है, लस्य और मस्य। लस्य हमारा कितना भी 140, मस्य हमारा है क्या है 7 है, और संख्या है क्या भी 20 और 45 के बीच में। एक तो तरीका मैं बताऊंगा आपको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम जज कैसे कर सकते हैं। देखिए भी हमारे पास मस्य कितना देर का 7, इसका मतलब क्या, दोनों संख्याओं में 7 का भाग जाता है, और लस्य का मतलब 140 से, तो इसका मतलब क्या, दोनों संख्याओं का भाग 140 में जा रहा है। देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, अगर देखिए हमारे पास संख्या क्या x हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, x में 7 का भी भाग जाएगा और y में भी क्या होगा 7 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x बटा 7 और y बटा 7 हमारी क्या परफेक्ट संख्या मिलेगी एक तो। दूसरा होता भाई लस्य में दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, आई बात मुझे, इसलिए इसको लस्य और मस्य हम इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए हम संख्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जो भी मस्य होगा वो क्या होगा 7 का गुणज होगा, तभी इसमें 7 का भाग जाएगा ना भाई। तो मस्य क्या हो सकता है 20 से बड़ा 21, उसके बाद 28, 28 के बाद क्या हो सकता है 35, और उसके बाद हमारा हो सकता है क्या भी दूसरा 42 हो गया। ये हमारे पास 4 संख्या होगी, चारों संख्या में से 2 संख्या होगी, और कौन कौन सी 2 संख्या वो पता लगाने के लिए हमारे पास एक और तरीका कि भाई यहाँ पे देखिए लस्य कितना आ रहा है 140, मतलब इन चारों संख्याओं का भाग 140 में पूरा पूरा जाएगा। अब 140 में भाग पूरा जाएगा तो इसका एक ही अंक कम से कम 5 तो होना चाहिए भी, तभी भाग पूरा जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं। आप देख के देख लेना। तो 35 का भाग 140 में पूरा पूरा जा रहा है चारों संख्याओं में से। तो एक संख्या हमारे पास के आगे भी 35 आगे। अब देखिए हमारे पास एक संख्या आगे 35, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो हम कैसे करते हैं, हमें पता भी संख्याओं का गुणा बराबर लस्य इंटू मस्य होता है। एक संख्या हमारे पास के आगे भी 35 आगे, 35 इधर गुणे में, तो यहाँ से हटा के इसको भाग में भेज दीजिए, 35 भाग में। अब आगे क्या करना भाई, 7 का भाग 35 में कितनी बार गया भाई 5 बार, 5 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार और फिर 8 बार। यानी कि हमारे पास संख्या क्या आ गई, दूसरी 28 आ गई, एक 35 आ गई और दूसरी 28 आ गई। अब देखिए भाई हम ये तरीका नहीं करनी चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से करें भाई। प्रॉपर तरीके से हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं दोनों संख्याएं माननी पड़ेगी। क्या मानेंगे अब दोनों संख्या, इसी के रूप में मानेंगे माना संख्याएं। क्या होगी भी देखिए, एक संख्या मानेंगे हम 7x, दूसरी मानेंगे 7y। अब देखिए हमें 7x और 7y क्यों माना, क्योंकि हमें पता है जो भी संख्या आएगी उसमें मस्य का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें देखिए मस्य का भाग 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये संख्याएं मानी थी, हमने 4 संख्या। अब देखिए वो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लस्य इंटू मस्य हो गया। अब 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x इंटू वाई, या 7 गुणा में इसको भाग में भेज दूँ तो 140 बट्टा 7, तो कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। अब देखिए x और y का गुणा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या भी जिसका गुणा क्या आ रहा है 20 आ रहा है, लेकिन हमें वो संख्या क्या लेनी भाई, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो देखिए भाई एक तो होता है भाई 1 और 20, 1 और 20 का गुणा हमारे पास क्या आता है 20 आता है। दूसरा हमारे पास होता है भाई 4 और 5, 4 और 5 का गुणा भी क्या है 20 हो रहा है। यह भी क्या है सहभाज्य संख्या, यह दोनों भी क्या है सहभाज्य संख्या है हमारे। अब यहाँ पे 10 और 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुण 2 खुद है ना, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। अब हमें संख्या पता करनी है तो इसको 7 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 7 से गुणा कर लीजिए, तो हमारे पास हो गया 28 और यहाँ पर क्या आ गई 35 आ गई। हम यहाँ पे भी 7 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगी, जो हमें लेना नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 28 और 35 हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, क्या लिखा हुआ है, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलो है।
दो विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलो है, दो और विद्यार्थी जिनका औसत वजन कितना है 55 किलो है शामिल हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास 6 विद्यार्थी पहले से थे, उसके बाद 2 और आए, फिर 2 और आए, कुल मिला के 10 विद्यार्थी हो गए। हमें 10 को क्या करना भाई, औसत वजन ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करता भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो भाई पहले राशियों का योग ज्ञात करें। 6 का वजन कितना भाई 50 किलो, अगले 2 सम्मिलित हुए, इनका वजन हमारे पास 51 किलो, अगले 2 फिर सम्मिलित हुए, इनका वजन हमारे पास कितना भाई 55 किलो है। तो देखिए 50 को हम 6 से गुणा करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 300 आ जाएगा। 51 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 102 किलो, और 55 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 110 किलो। अब देखिए भाई इनका योग कितना हो गया 2 1, यहाँ पे कितना हो गया भाई 3 4 और 5 हो गया। तो हमारे पास हो गया कुल वजन कितना हो गया 512 केजी हो गया। अब हमें औसत निकाले तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 10 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 51.2 केजी। इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ऐसा किस विकल्प में है, डी विकल्प में ऐसा दे रखा है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न, किसी बहुभुज में बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, तो उनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई हमें पहले पता होना चाहिए बाह्य कोण होता क्या है, अंतः कोण होता क्या है। हम पहले आपको बता दें, जैसे कि मैं मान लो ये त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज की किसी भुजा को एक आगे बढ़ा दीजिए, तो बनने वाला कोण हमेशा क्या कहलाता है भाई, बाह्य कोण कहलाता है, और ये इसका क्या कहलाता है भाई, अंतः कोण कहलाता है। जैसे कि मैं ले लूँ भाई वर्ग ले लूँ, किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो इसका ये वाला कोण क्या कहलाएगा भाई, बाह्य कोण, और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अंतः कोण कहलाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी भाई, ये अंतः कोण ये बाह्य कोण क्या भाई एक ही रेखा पर बने, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो भाई अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमारे पास कितना आना चाहिए भाई 180 डिग्री आना चाहिए। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ क्या है, बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। हम देखिए बाह्य कोण कितना हमारा 1 है और अंतः कोण हमारा कितना है 4। अब देखिए किसी त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, इसलिए इसमें छोटा बड़ा आ गया। किसी भी बहुभुज की बात करें, हम त्रिभुज से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाह्य कोण के लिए सब में एक ही परिमेय लगता है, क्योंकि अंतः कोण बाह्य कोण के लिए एक ही परिमेय लगता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कर लीजिए 180 क्या है, योग है, मतलब क्या हो गया सेम बटा सेम, योग को भाग करना योग से, तो योग कर लीजिए 4 और कितना हो गया 5 हो गया, इनटू क्या करेंगे भाई जो ज्ञात करना उससे गुणा करो, हमें बाह्य कोण ज्ञात करना, तो बाह्य कोण के लिए हमने 1 लिख दिया। तो देखिए भाई 180 में 5 का भाग कितनी बार गया हमारा 36 बार गया। तो आगे देखिए 36 × 1 कितना हो गया 36 डिग्री, यानी कि बाह्य कोण हमारे पास आ गया 36 डिग्री। अब हमने बाह्य कोण क्यों ज्ञात किया, क्योंकि बाह्य कोण की सहायता से हम आसानी से भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सूत्र होता है बाह्य कोण का, बाह्य कोण क्या सूत्र होता है भाई हमारे पास 360 डिग्री बट्टा एन, एन यानी भुजाओं की संख्या। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, हमारे पास बाह्य कोण, तो हम कर देंगे एन बराबर 360 बट्टा बाह्य कोण यानी 36 डिग्री। तो देखिए एन का मान हमारे पास कितना आ गया भाई, प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना। हमारे पास विकल्प है 400, 408, 404 और 412। हमें चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखिए भाई 50 से कम लेने, 50 से कम 3 के गुणज कितने भाई 3 से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे बड़ा कौन सा भाई 48 है, हम सभी जानते हैं भाई। देखिए कौन कौन सा 3 6 9 यानी 3 की टेबल होती है। कुल मिला के क्या बन गई भी हमारी समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी में अंकों का योग हमें ज्ञात करना। तो क्या सूत्र क्या होता है हमारे पास n/2 कोष्टक 2a + n-1 d हो गया। n हमारा पास हो जाए भी कुल कितने पद है वो अभी हम ज्ञात कर लेंगे। a हो जाएगा हमारा प्रथम पद और d हमारा क्या हो जाएगा भाई सार्वअंतर हो जाएगा। तो देखिए भी हम पहले n का मान ज्ञात कर ले। n हमारे पास क्या हो गया भाई देखिए कुल कितना भी हमारे 48 में भाग दीजिए 3 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 16। तो कुल पद हमारे कितने भाई 16 है। तो रख दीजिए भाई 16/2 2a यानी 2 × 3 हमारे पास हो गया 6 प्लस n-1 यानी 16 माइनस से कितना हो गया 15 हो गया इंटू डी सार्वअंतर यानी इनके बीच का अंतर कितना भाई 3 है। तो इसको गुणा कर लीजिए भाई, हमारे पास कितना हो गया ये
16/2 यानी कि 8 हो गया। ये हमारे पास हुआ 15 इंटू 3 45, 45 और 6 हमारे पास हो गया 51 हो गया। तो हमारे पास ये कितना आ गया 8 इंटू 51, तो ये 8 हो गया। 5 इंटू 8 कितना हो गया 40। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास विकल्प बी 408 इस श्रेणी का क्या होगा, योगफल होगा। अब आप देख रहे स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक नाव की शांत जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि नदी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता ना कि नदी की चौड़ाई कितनी है कुल मिला के। तो देखिए भाई, हमारे पास देर का पहले नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल यानी नदी की चाल कितनी देर की है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दे दिया भाई विपरीत समय में जो समय लगता है, जो मतलब धारा की सापेक्ष चाल की अपेक्षा 4 घंटे अधिक है। तो मैं मान लूँ भाई, पहले तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, दोनों का योग हो जाएगा। तो यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो नाव जा रही है, लेकिन भी वापस किस स्पीड से आ रही है कि मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा भाई 10 में से 2 कम हो जाएगा, तो हमारे पास आते 8 किलोमीटर प्रति घंटे में आती है। तो भाई मान लीजिए दूरी कितनी हमारी x है, तो x में भाग दे रहा हूँ 8 का, क्योंकि हमें पता भी स्पीड कम होगी तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा समय में से कम समय घटा दीजिए। दूरी हमारे पास फिक्स है, कितना हो गया भाई 12 बराबर हमारे पास समय बच रहा है 4 घंटे। ऐसा प्रश्न में दे रखा है, इसको हल कर लीजिए। 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास आता है 24 आता है। 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 को ऊपर गुणा कर लिया 3x हो गया, माइनस 12 का भाग 24 में 2 बार, 2 को ऊपर गुणा कर लिया 2x बराबर हमारे पास हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे 24 भाग में, इसको यहाँ पे गुणा में लेके आ जाओ। 3x में से 2x के पीछे बच के x, तो हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 4 कितना हो गया भाई 96 किलोमीटर। इस नदी की क्या होगी पूरी लंबाई हो गई हमारे पास। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा है। यदि 10 पुरुष या 20 महिला या फिर 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें बताना चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी भी प्रश्न को समझ लेते हैं तो प्रश्न चुटकियों में हल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। दे रखा भी हमारे पास 10 मैन बराबर कितना भी 20 वुमेन बराबर है 40 चाइल्ड, मतलब 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 बच्चे क्या बराबर है 7 महीने में काम करते हैं। तो हमें पूछा भी 5 मेल और 5 फीमेल मतलब वुमेन और 5 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम ऐसे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो सबको क्या करो एक ही राशि में चेंज कर दो, यानी या तो सबको मैन बना दो या फिर सबको वुमेन या फिर सबको बच्चे बना दो। मैं सबको बच्चे में कन्वर्ट करा क्योंकि ये इजी से हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए 10 मैन बराबर कितने बच्चे अभी 40 बच्चे, तो 5 मैन बराबर कितने बच्चे हो जाएगा हमारे पास 20 बच्चे हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए 20 वुमेन बराबर कितना आ रहा है 40 बच्चे आ रहे हैं। तो हमारे पास निकालना 5 वुमेन किसके बराबर आ जाएगी। देखिए इसमें 4 का भाग दे, इसमें भी 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बच्चे के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 20 बच्चे, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई 10 बच्चे, और यहाँ पे 5 बच्चे पहले से ही देर कर। कुल मिला कितने बच्चे हो गए हमारे पास देखिए 20 और 10 30 और 5 35 बच्चे हो गए। अब प्रश्न हमारा इस प्रकार बन गया भाई 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में करते हैं, तो 35 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा प्रश्न हमारा क्या होता है इस चैप्टर का बेसिक चैप्टर में बेसिक क्वेश्चन में ऐसा पूछे जाते हैं। तो देखिए भी हमारे पास 7 का भाग 35 में कितनी बार गया भाई 5 बार, 5 का वापस 40 में कितनी बार गया भाई 8 बार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8 महीने में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए भी इस प्रश्न में पूछा भी आधा काम कितने समय में पूरा होगा, तो आधे काम कितने महीने में हो जाएगा भाई 4 महीने में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प भी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे क्या लिखा हुआ है। ए बी व बी सी के आय का अनुपात 3:2 है।
यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग 1000 रुपये ज़्यादा हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो भी देखिए प्रश्न में हमारे पास 4 विकल्प दे रखे। तो पहले तो ए बी सी का हमें क्या ज्ञात करना है, आय का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना। देखिए ए और बी का आय का अनुपात हमारे पास 3:2 है। उसी प्रकार बी और सी का आय का अनुपात हमारे पास कितना भी 3:2 है। तो इसको भी चेंज कर लीजिए ए बी सी में। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया भाई 9 हो गया, अनुपात 6 हो गया, अनुपात 4 हो गया। ए बी और सी के आय का अनुपात 9:6:4 आ गया। अब जैसा प्रश्न बोले वैसा कीजिए, आप प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे x मान लूँ, देख क्या लिखा भाई, ए की आय का तीसरा भाग यानी 9x/3, क्या सी की आय के चौथे भाग 4x/4 से 1000 अधिक, यानी कि हम इसमें 1000 जोड़ दें तो हमारे पास किसकी आय आ जाएगी भाई, ए की आय आ जाएगी। हमने 1000 इसमें क्यों जोड़ा कि इसमें बोला भी सी से 1000 अधिक है, तो सी में 1000 जोड़िए। अब देखिए भाई इसको हल कर लीजिए। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 3, तो बच गया 3x, यहाँ पर बच गया x बराबर प्लस क्या बच गया हमारा 1000 बच गया। अब देखिए इधर कितने हैं 3x, इधर यहाँ पे x इधर माइनस में लेकर जाओ, बच गया x बराबर क्या बच गया हमारे पास 1000। 3 में से 1 गया पीछे, क्या बच गया हमारे पास 2x बराबर 1000। तो देखिए x का मान हमारे पास कितना आ गया भाई 500 आ गया। अब हमें ज्ञात करनी भी b की आय, तो b की आय की अभी 6x और x का मान हमारे पास 500 है। तो 6 को 500 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी भी 3000 की आ जाएगी, इस b की आय आ जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, KLQM अनुपात CFM के समानुपात NRPT अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा। देखिए आसान प्रश्न ही होगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी कोडिंग कीजिए। आप कोडिंग करते आपको पता चल जाएगा प्रश्न हमारे किस प्रकार है। देखिए हमारे पास क्या लिखा K, उसके बाद लिखा L, उसके बाद लिखा Q, उसके बाद लिखा M और साथ में लिखा CFM के। हमें ज्ञात करना है NRPT हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोडिंग कीजिए। K हमारा आता है 11 पर, L हमारा 12 पर, Q 17 पर, M हमारा 13 पर, C 3 पर, F 6 पर, M 13 पर और K आ रहा है 11 पर। अब इस सीरीज को देख के हमें क्या पता चल रहा है, देखिए भाई 11 में से 3 घटा दूँ तो हमारे पास पीछे क्या बच रहा है भाई 8 बच रहा है, यानी 8 का अंतर है। 12 में से 6 घटा दो पीछे बच गया 6, 17 में से 13 घटा तो पीछे बच गया 4 और 13 में से 11 घटा तो पीछे बच गया हमारा 2 बच गया। इस प्रकार इसमें सीरीज आ रही -8 -6 -4 -2। इसमें भी कीजिए भी N हमारा 14 पर, R हमारा आता है 18 पर, P हमारा 16 पर और T हमारा आता है 20। तो यहाँ पे करेंगे -8। 14 में से 8 गए हमारे पास, पीछे क्या बच गया अभी 6, 6 पर हमारा क्या आता है भाई F आता है। यहाँ पे 18 में से हमें घटाना 6 यानी कि 12, 12 पे क्या आता है L आता है। यहाँ पे हमें घटाना 4 यानी कितना बच गया भाई 12, 12 पे क्या आता है हमारा L आता है और T हो गया। T में से हमें घटाना 2 तो यानी कि भाई 18 और 18 पे हमारा क्या आता है भाई R आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया FLLR, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हमें मिल गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा भी, श्रृंखला पर आधारित है 2 7 8 9 9 12 17 18 19 19 22 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें विलुप्त संख्या पता करनी। देखिए श्रृंखला हमारे पास किस प्रकार दे रखी है 2 7 8 9 9, उसके बाद दे रखा हमारे पास 12 17 18 19 19 और 22 देर का। तो एक काम कीजिए, जब भी ऐसी श्रृंखला बीच का अंतर निकालने का प्रयास कीजिए। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे +5 +1 +1 +0, 5 1 1 0 आया। यहाँ पे क्या क्या है बीच ने प्लस के 3 के, यहाँ पे फिर +5, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे क्या क्या भी 0 और यहाँ पे कितना जोड़ा प्लस का 3 जोड़ा। अब देखिए हमारे पास श्रृंखला मिल गई, 5 5 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 1 वापस आ गया, 0 का 0, 3 का 3,
तो वापस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 22 में 5 जोड़ना तो हमारे पास हो जाएगा 27, इस % का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी संख्या छोड़ के इसमें +10 कर रहे हैं, यहाँ पे +10 करेगा। फिर इस प्रकार भी एक सीरीज आप बना सकते हो। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में बिल्डर को कोड में लिखा जाता है, उसी प्रकार सीलिंग को क्या लिखा जाएगा। तो काम वही करना जैसा भी हमने किया कि भी पहले कोडिंग कीजिए। कोडिंग करने पर क्या होता है, पर्सन इजी हो जाता है। हम कोडिंग करें, क्या लिखा, BUILDER लिखा हमारे पास। उसी प्रकार देखिए इसमें JVC और KE लिखा है, हमें बताना इसी कोड भाषा में क्या लिखा भाई, SEALING। तो देखिए पहला काम कोडिंग कीजिए, 2 पर आ गया, युवा 21 साल, I नो L 12 D 4 E 5 R 18। इसी प्रकार देखिए E 5 F 6 S हमारा क्या हो गया, 19 हो गया, K हमारा 11 हो गया, E हमारा हो गया 3, V 22 हो गया और G हमारा 10 हो गया। अब आप इसको गौर से देखिए, इसमें क्या पता चल रहा भाई, देखिए भाई यहाँ पे इसको 2 से 3 किया, 9 से 10 किया और यहाँ पे 21 से क्या किया, 22 किया। फिर यहाँ पे सीधा इसमें 1 घटा दिया कि यहाँ पे 12 था, इसका 11 कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए 4 का 5, 5 का 6, 18 का 19 किया। हमें इसी के अकॉर्डिंग करना, तो हम बना रहे भी सीलिंग का कोड किया हमारे पास पहले। S हमारा आता है 19 पर, E हमारा आता है 5 पर, A हमारा 1 पर, L 12, I नो N 14 G 7। हमें वही करना जो इसमें किया, इसको इस प्रकार करना है। A 1 पर है तो हमारे पास क्या +1, तो 2 पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। 5 के बाद 6, 6 पर हमारा F, S हमारा 19, 19 के बाद 20, 20 पे हमारा आ गया T। यहाँ पे क्या करना, 1 कम, वापस देखिए यहाँ पर 7 का मैं 8 करना, 8 पर H आ गया, 14 का मैं 15 करना, 15 पर O आ गया, 9 का मैं 10 करना, 10 पे हमारा आ गया J। तो ऐसा किस विकल्प में दे रखा हमारे भाई, H और J लास्ट में आ रहा है, सब विकल्प में आ रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं BFTKHOJ विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, दिशा प्रेक्षण पर आधारित है। एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वो घड़ी के सुई के अनुदिश 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है, यानी कि घड़ी के अनुदिश दिशा में, फिर 270 घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताना भी अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो हमें ज्ञात करना, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा। तो पहला काम, इसका फिगर बना दीजिए, ऐसा फिगर बनेगा। इसका मुंह देखिए पहले किस दिशा में, पश्चिम दिशा, ये हमारी होगी पश्चिम दिशा, ये हमारी होती है पूर्व दिशा, ये हमारी होगी उत्तर, ये हमारी होती है दक्षिण। इस तरफ उसका मुंह है। और देखिए अभी पहला, वो 45 डिग्री घड़ी के अनुदिश घूमता है। ये पूरा कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री। तो इसके आधी दिशा में ये पहले घूम गया, 45 डिग्री घूमने के बाद फिर इसी दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में 180 घूम रहा है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा मुंह हो गया। 180 इसी प्रकार तो बनता है। अब इसका मुंह इस तरफ आ गया। आगे क्या लिखा भाई, फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, यानी कि वापस 270 में से देखिए 180 तो यहाँ तक हो गया, पीछे क्या बचा भाई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखिए 45 तो यह बच गया, 45 इस दिशा में आ जाएगा, तो यानी कि ये हमारा पुल कितना घूम गया, 270 डिग्री घूम गया। अब इसका मुख्य दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पूर्व पिता की अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता के पुत्र की आयु की 2 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या। देखिए भाई इस प्रकार दे रखा है, पहले अनुपात कितना भाई, 1:3 हो गया, पुत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पिता हो गया। ये 10 वर्ष पूर्व की है और 10 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता भाई 1:2 हो जाता। तो इसमें देखिए अंतर कितना है, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, यानी कि 20 साल बाद। ये भी कितना हो गया, 20 साल बाद। हमें पूछा भाई वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो हमें पहले ये वाली उम्र ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए तरीका हम वही करते, हम इन दोनों का गुणा करके इसका अंतर निकाल, इन दोनों का गुणा करके भी इसका अंतर निकाल। तो देखिए 20 × 2 कितना हो गया, 40, माइनस 20 से कम 20 बट्टा, इसको यहाँ पर गुणा करना, तो कितना हो गया भाई 2 हो गया, इधर हो गया 3,
3 माइनस 2 यानी कि हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। देखिए 40 में से 20 गए, हमारे पास बच्चे 20। 20 को यहाँ पे गुणा कर लीजिए। पुत्र कितना 20 साल का और पिता हमारा कितना हो जाएगा भाई 60 साल का। एक बार चेक कीजिए अनुपात से आ रहा कि नहीं आ रहा। इसमें हम 20 जोड़ तो ये हो गया 40 हो गया, इसमें हम 20 जोड़ लिया हो जाए 80 यानी कि 1:2 हमारा राइट आंसर हो रहा है। अब देखिए हम पूछा भाई वर्तमान में उम्र कितनी है, अनुपात पूछा भाई। तो देखिए भाई ये 10 साल पहले क्या हुआ, तो वर्तमान में पुत्र कितना हो गया 30 का, वर्तमान पिता कितना हो गया भाई 70 का हो गया। तो अनुपात कितना हो गया इसमें पूछा है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात यानी कि पिता अनुपात पुत्र 7:3 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प भी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए सार्थक क्रम को दर्शाता है। हमारे पास 5 क्रम दे रखे, माता, बच्चा, दूध, चिल्लाना है, मुस्कुराना। अब देखिए हम जनरल लाइफ की बात करें तो क्या होता, सबसे पहले क्या होगा बच्चा चिल्लाएगा, बच्चा होगा 2 नंबर, तो बच्चा होगा तो क्या होगा भाई चिल्लाएगा, चिल्लाने पर क्या आएगी उसकी माता जी आएगी, माता जी उसको पिलाएगी दूध यानी 3 नंबर, तो बच्चा क्या करेगा भाई मुस्कुराएगा। तो हमारे पास विकल्प हो गए 2, 4, 1, 3, 5 यानी कि विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, पासों के आधारित क्या लिखा हुआ है, 3 के विपरीत फलक कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए भाई हमें क्या करना, सबसे पहले चारों पासों में से उन 2 पासों का चयन करना जिसमें केवल 1 अंक कॉमन आ रहा है। तो मैं ऐसे पासा ले लूँ भाई 3, 5 और 6, एक तो पहला पासा ले लिया। अब मैं एक पासा ले लूँ तीसरा पासा, क्योंकि इसमें केवल 1 के अंक कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए भाई इसको घड़ी की दिशा में चलाना है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, इसी पर इसको भी घड़ी की दिशा में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी 5 के विपरीत हमारा आ गया 1, 6 के विपरीत हमारा आ गया 2, तो बची हुई संख्या यानी 4 किसके विपरीत आ गया भाई 3 के विपरीत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे लिखा भाई बेमेल का चुनाव कीजिए, चारों में से मतलब बेमेल कौन है। हमारे पास संख्या क्या लिखी है आप देख पा रहे कि 3, 5 लिखी है, उसके बाद लिखे 4, 7 और 5, 12 और 24, 20। अब देखिए इसको देखने पर पता चल रहा है ये 20 चॉइस है, क्या पता चल रहा भाई ये 20 चॉइस क्या भाई सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये भी क्या है सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है। इसमें देखिए भाई इसका सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या मतलब इनका मसा कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है, इनका मसा 1 आ रहा है, इनका मसा 1 आ रहा है, जबकि इसका मसा कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए संख्या क्या हो गई बेमेल हो गई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प डी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे क्या लिखा भाई GHJLNQSWYD, अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो पहले सीरीज लिख दो भाई, क्या लिखा भाई हमारे पास GH उसके बाद JL और NQ लिखा है, SW और YD लिखा है। तो कोडिंग कीजिए भाई 7, 8, J 10, 12 हो गया, N हमारा 14, Q हमारा हो गया 17, S हमारा आता भाई 19 पर, W हमारा आता है 23 पर, Y हमारा आता है 25 पर, D हमारा वापस आ गया 4 पर। अब इसमें देखिए सीरीज क्या बन रही है, अगर मैं ऊपर देखो भाई यहाँ पे +1 किया, देखिए 7 से 8 किया, फिर यहाँ पे +2 किया, फिर यहाँ पे +2, +2, +3, ऐसी कोई सीरीज नहीं बन रही। तो हम ऊपर नीचे कोई सीरीज लेके देख रहे हैं। 7 में कितना जोड़ा भाई 10 आ गया, 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़े 14 आ गया, 14 में कितना जोड़ा है कि 19 में 19 आ जाए 5 जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा और यहाँ पे 6 जोड़ दिया। और वापस हम 25 में 7 जोड़ना, 25 में 7 यानी देख हमारे पास किस प्रकार जोड़ना 25, तो उसके बाद 26 आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें 7 जोड़ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 6 नंबर अक्सर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हो +4, +5, +6 और +7 करने पर 4 है। अब करेंगे +8, 12 मतलब 4 और 8 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गए। तो देखिए हमारे पास कौन सा अक्षर आ जाएगा इसमें, 6 पर हमारा आता है F और 12 पर आता है L, तो इसका विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास।
कि भी हमारा अगला प्रश्न है कि आकृति एक्स का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना। दर्पण हमेशा क्या होता है, सामने की साइड होता है, तो क्या चेंज होगा, दायां भाग बायां हो जाएगा और बायां भाग दायां हो जाएगा। तो आकृति डी तो इसका आंसर होगा नहीं। बच्ची आकृति ए बी सी में देखिए, इसमें लाइन अगर सीधी है तो लाइन इसमें भी सीधी ही आएगी दर्पण प्रतिबिंब में भी, तो आकृति सी भी नहीं होगा। अब आकृति ए और आकृति बी में से कौन सा विकल्प होगा हमारे पास। तो देखिए भी हमारे पास यहाँ पे नीचे वाली में क्या लाइन है, इस तरफ आ रही, सीधी लाइन आ रही, और यहाँ पे बैक साइड में त्रिभुज है, तो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बैक साइड में त्रिभुज आ गया और लाइन क्या आ रही, सीधी आ रही है। तो इसका आंसर होगा विकल्प ये होगा। 21वां प्रश्न, आकृति एक्स किस आकृति में स्थित है, यानी कि ये वाली आकृति बतानी कौन सी आकृति में स्थित है। तो देखिए भी विकल्प ए में ऊपर त्रिभुज तो आ रहा है लेकिन नीचे वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है। विकल्प बी में ये हो गया ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज ये हमारा बन गया इस प्रकार, तो इसका आंसर हो गया विकल्प बी हो गया। 22वां प्रश्न, लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए, तो यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए हम पहले तो हम जानते हैं कि त्रिभुज सीधा आएगा, सीधा त्रिभुज किस में, अभी डी में नहीं है तो ये कट गया, और ए में नहीं है तो ये भी कट गया, तो हमारे पास विकल्प बी और सी बचे। बी और सी में से कौन सा आएगा। देखिए भी यहाँ पे लाइन है इस प्रकार आई है, वी शेप में आई, तो यहाँ पे भी वी शेप में लाइन आनी चाहिए। वी शेप में लाइन आने के लिए हमारे पास विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, 10 मार्च, 28 मार्च या फिर 10 मार्च। तो हमें ध्यान होना चाहिए भी हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 24वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, अरस्तु, प्लेटो, दांते या फिर होमर। तो भी कौन है, भी अरस्तु है इसके लेखक। हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, गलती से 26 टाइप हो गया, क्या लिखा, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल की। तो कौन सा हो गया अभी, 122, 322, 282 या फिर 222 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 222 करोड़ में ड्रीम 11 ने लिया इसको। 26वां प्रश्न, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 300, 350, 500 या फिर 600। देखिए अभी वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य यूपी में 403 है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। 27वां प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा, ब्रसेल्स, पेरिस या फिर वाशिंगटन। तो भी हम जानते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रसेल्स में स्थित है। 28वां प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो कौन थे भी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहे। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित यानी लिखा हुआ नहीं है, यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर भारत। तो देखिए भी जर्मनी का लिखा हुआ, यूएसए का लिखा हुआ, भारत का भी लिखित है और भारत का तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो किसका लिखित नहीं है, इंग्लैंड का लिखित नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी। 30वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में सबसे साफ शहर कौन सा है, इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर और पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर है, जो लगातार चौथे और सबसे साफ शहर में सम्मिलित हुआ है। आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।